नमस्कार प्रिय बच्चों, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। टुडे इज योर 69th वीडियो लेक्चर क्लास। आई थिंक 69th लेक्चर of the title Tropical and Subtropical Food Production Hot 503. Topic is diseases of grape, मतलब अंगूर में जो रोग लगते हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। और अंगूर में रोग तो कम से कम 16 से 17 लगते हैं, और अगर डिजीजेज ऑफ ग्रेप की बात की जाए तो लोगों ने ग्रेप की डिजीजेज पर बहुत बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, 1,000 पेजेस की। तो बहुत शॉर्ट करके उनको 3 से 4 वॉल्यूम्स में डिवाइड करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, जिससे आप चीजों को समझ सकें। तो ये महज एक पहली पीपीटी है डिजीज ऑफ ग्रेप्स को लेकर, जिसमें 2 से 3 डिजीजेस की पूरी लाइफ साइकिल, नेचर ऑफ डैमेज, इनके साथ में सिम्टम्स, मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट भी किस तरीके से, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सब चीजें इंटीग्रेटेड, जैसे नहीं किया जाता इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, उस तरीके से पूरा आपको समझाया जाए। कोर्स इंस्ट्रक्टर अंकुर शर्मा, डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। तो चलिए, क्या आउटलाइंस हैं इस वीडियो लेक्चर की, उन आउटलाइंस की बात करते हुए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। पहली आउटलाइंस में है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज क्या है, ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम्स हम लोग जानेंगे। सिम्टम्स के बाद में उसका नेचर ऑफ डैमेज, नेचर ऑफ डैमेज के बाद में मैनेजमेंट, फिर है हमारा पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू में सिम्टम्स, नेचर ऑफ डैमेज, मैनेजमेंट, फिर एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज के बाद में सिम्टम्स, नेचर ऑफ डैमेज, मैनेजमेंट। इसमें DAMAG ही होना चाहिए, पर ध्यान बहुत रखते हैं, लेकिन यहाँ पर DN हो गया है, तो आप थोड़ा सा इग्नोर करके इसको डैमेज ही पढ़िएगा, डैमेज ही समझिएगा। जब मैं पीपीटी वहां पर अपलोड करूंगा तो पीपीटी में इसको मैं सुधार के ही अपलोड करूंगा, ठीक है। तो ये आउटलाइंस है। डाउनी मिल्ड्यू के बारे में हमको बात करनी है, पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में हमको बात करनी है, और एंथ्रेक्नोज के बारे में बात करनी है। और तीनों के बारे में क्या बात करनी है, उसका सिम्टम्स जानना है, नेचर ऑफ डैमेज जानना है, और मैनेजमेंट जानना है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज सिम्टम्स। डाउनी मिल्ड्यू के क्या सिम्टम्स हैं, डिजीज सिम्टम्स। द फंगस इज एन ऑब्लिगेट पैथोजन। ऑब्लिगेट का मतलब होता है किसी पे आश्रय लेना। फंगस इज एन ऑब्लिगेट पैथोजन विच कैन अटैक ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द वाइन। जो भी ग्रीन हरे पार्ट्स होते हैं उन पर अटैक करता है पैथोजन। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर फ्रिक्वेंटली कंफ्यूज्ड विद दोज ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू। जो सिम्टम्स होते हैं इस रोग के, वो कंफ्यूज होते हैं पाउडरी मिल्ड्यू की तरह। ये लगता है कि डाउनी मिल्ड्यू है कि पाउडरी मिल्ड्यू, क्योंकि पत्तियों पर जो धब्बे पड़ते हैं निचली सतह पर, भूरे भूरे गुलाई में और कभी कभी जिगजैग तरीके से, वो पाउडरी मिल्ड्यू में भी आते हैं। तो यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि सिम्टम्स डाउनी मिल्ड्यू के हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू के। Infected leaves develop pale yellow-green lesions which gradually turn brown. Severely infected leaves often crop prematurely. Severely infected leaves often drop prematurely, जिसमें बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्शन होता है, वो प्राय जो पत्तियां होती हैं बिना मैच्योर हुए ही झड़ने लगती हैं, ठीक है, उनमें जो है ड्रॉपिंग होने लगता है। तभी लिखा है कि सीवियरली इन्फेक्टेड लीव्स, जिनमें इन्फेस्टेशन बहुत हाई लेवल पे हो जाता है, उनकी पत्तियां बहुत जल्दी झड़ जाती हैं। इन्फेक्टेड पेटल्स, टेंड्रिल्स एंड शूट्स ऑफन कर्ल, डेवलप द शेफर्ड्स क्रूक एंड इवेंचुअली टर्न ब्राउन एंड डाई। Young berries are highly susceptible to infection and are often covered with white fruiting structures of the fungus. यंग बेरीज जो होती हैं वो काफी ससेप्टेबल होती हैं इन्फेक्शन से, और ज्यादातर वो कवर रहती हैं व्हाइट फ्रूटिंग स्ट्रक्चर्स, सफेद तरीके के फफूंदी और फ्रूटिंग स्ट्रक्चर हम जिसको बोल सकते हैं, उनसे कवर्ड रहते हैं जो फंगस होता है। इन्फेक्टेड ओल्डर बेरीज ऑफ व्हाइट कल्टीवार्स, जो ओल्डर बेरीज, पुरानी बेरीज होती हैं सफेद कल्टीवार्स की, में टर्न डल ग्रे ग्रीन,
वो डल होके ग्रे ग्रीन तरीके की हो जाती है। वेयर एज दोज ऑफ ब्लैक कल्टीवार्स टर्न पिंकिश रेड। वेयर एज जबकि वो ब्लैक कल्टीवार्स भी पिंकिश रेड हो जाती हैं जब इन्फेस्टेशन होता है फंगस का, स्पेशली डाउनी मिल्ड्यू कंडीशन। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आप ये देख रहे हैं डाउनी मिल्ड्यू को, ये लीफ है, लीफ के बीच में आप देख रहे हैं कि लीफ जो फर्स्ट वाली स्लाइड में आप देखो कि त्रिकोणी सरफेस में बटी हुई है। आप देख रहे हो फर्स्ट वाली लीफ पे ऊपर की तरफ दो व्हाइट कलर के पैचेस हैं, ठीक है, पैचेस हैं जो गोलाई लिए हुए हैं। एक में कम पैचेस हैं क्योंकि उसमें फंगस का इन्फेस्टेशन कम हुआ है, दूसरे में फंगस का इन्फेस्टेशन पूरी तरीके से हो गया है। अब हम बीच की लीफ में आते हैं तो जो हमारे सिराए हैं, जो एकदम किनारे हैं पत्तियों के, उनमें पूरी तरीके से सफेदी के साथ साथ कहीं कहीं गेरुई कलर के हो रहे हैं। इसको कहते हैं पीक पे जाके इन्फेस्टेशन होना, ठीक है। अब पूरी पत्ती पे आने लगे, कहीं आप देख रहे हो लीफ पे नीचे एकदम टेंड्रिल पे, पेटल्स पे, है ना। अब पूरी लीफ यहाँ पर देखो गेरुई कलर की होकर इन्फेस्टेड हो गई। इनिशियल स्टेज पे कैसे सिम्टम हुए, व्हाइट फंगस आया और फिर यहाँ पर पूरा गेरुई कलर का स्ट्रक्चर ले लिया। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपके डाउनी मिल्ड्यू की, जिसमें ये बताया गया है कि इनिशियल स्टेज पर फंगस कैसे अटैक करता है और जब अटैक करता है इसके बाद में लीव्स के किन किन पार्ट्स पर करता है, लीव्स के पार्ट पर करने के बाद में लेटर ऑन क्या कंडीशन उसकी बनती है और बाद में पत्ती की क्या स्थिति हो जाती है। जब ऐसी पत्ती की अवस्था हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी नहीं, है ना, उसमें जाइलम और फ्लोएम पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो जाएगा, खाना पानी पत्ती को मिलेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है ड्रॉप डाउन, वो झड़ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड, सर्वाइवल एंड स्प्रिट। द फंगस ओवरविंटर्स mainly in the fallen leaves which are the source of primary infection. The fungus overwinters mainly in, जो फफूंदी होती है वो ज्यादातर कहाँ सर्वाइव करती है, गिरी हुई पत्तियों पर, fallen leaves which are the source of primary infection। वही प्राथमिक इन्फेक्शन का एक जरिया होता है। जो पत्तियां झड़ के नीचे गिर जाती हैं उन पत्तियों में ही प्राइमरी इन्फेक्शन होता है और उसी पत्ती के माध्यम से रूट जोन में होते हुए ऊपर तक उनकी स्पोर्स पत्ती, सिरा, फूल, फल से लेके पूरे प्लांट को डैमेज करने में मदद करते हैं। यही प्राइमरी इन्फेक्शन का जरिया है। सेकेंडरी इन्फेक्शन अकर्स बाय मोटल जू स्पोर्स बाय स्प्लाइन रेन। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो अकर्स होता है जू स्पोर्स के द्वारा, वो भी स्प्लिसिंग रेन, वर्षात के द्वारा। उसके जो ऊ स्पोर्स, जू स्पोर्स, स्पोरेंजिया वो होते हैं एक दूसरे में पहुंचते रहते हैं। फेवरेबल कंडीशन, क्या फेवरेबल कंडीशंस बनते हैं? द मोस्ट सीरियस आउटब्रेक हैव बीन फाउंड टू अकर व्हेन अ बैड विंटर इज फॉलोड। जब विंटर वेट होता है तब फॉलोड बाय अ बैड स्प्रिंग एंड वार्म समर विद इंटरमिटेंट रेन। ये फेवरेबल कंडीशंस है डाउनी मिल्ड्यू के लिए। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज, इसमें आपको डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है कि पूरा प्लांट है ग्रेप का, जिसमें साइड में कुछ लीव्स हैं। वैसे तो पूरा स्वस्थ प्लांट दिख रहा है लेकिन ये स्वस्थ नहीं है, क्योंकि जब आप पत्तियों को बहुत बारीक से देखेंगे तो पत्तियों के बीच में जो कुछ सिरे हरे हैं उनके बीच में आपको पीले पीले कलर के धब्बे गेरुई कलर के लाल रंग के रूप में दिखाई दे रहे होंगे। ये प्राइमरी इन्फेस्टेशन है। नेक्स्ट स्लाइड इज, ये पत्ती का आप देखिए, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पत्ती का आपको दिखाया गया है। ऊपर की सिराएं मुड़ रही हैं, पीले पीले धब्बे पड़ रहे हैं और कुछ स्थान पर गेरुई कलर ले लिया है। अब इसमें देखिए आप और स्पष्ट देख सकते हैं, ये फ्लावर के बाद में जो फ्रूटिंग होती है, फ्लावर के बाद जो फ्रूटिंग होती है उसमें भी फंगस का कितनी बुरी तरीके से इन्फेस्टेशन हो गया है। फंगस ने पूरा कवर अप कर लिया है, उसमें फ्रूट बनने का कोई चांस बचा ही नहीं है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज मैनेजमेंट। कैसे मैनेजमेंट किया जाए? कल्चरल, oospores may spread from the property to property and region to region by the movement of infected leaves and litter in the soil
or on vines in late summer and autumn. Avoid distribution of infected soil and plant matter by equipment and machinery. Avoid distribution of infected soil and plant matter by equipment and machinery. For example, mechanical harvesters, leaf pluckers, trimmers and utilities. By soil still adhered to rootings or by potted vines from nurseries. Sporangia may spread across property boundaries by wind. It is very difficult to prevent the spread of these spores. It is believed that sporangia rarely spreads more than 200 meters by wind. Canopy management practices that encourage air movement will help to dry out leaves and improve sunlight and spray penetration. Now the next slide is anthracnose. ये नई डिजीज है anthracnose. Symptoms: all succulent plants parts of the plant, जो कोमल भाग होते हैं, succulents भाग होते हैं, all succulent parts of the plant including fruit, stem, leaf, petals, tendrils, young shoots and berries can be attacked. All the succulent parts, पहले ही बताया गया है कि जो कोमल भाग हैं, कोमल पार्ट्स हैं पूरे पौधे के, जिसमें आपका तना है, लीव है, पेटल्स हैं, टेंडल्स है, यंग शूट्स है, बेरीज हैं, ये सारे प्रभावित होते हैं. बट लेजन्स ऑन शूट्स एंड बेरीज आर मोस्ट कॉमन एंड डिस्टिंक्टिव. बट जो लेजन्स होते हैं शूट्स और बेरीज पे मोस्ट कॉमन होते हैं और डिस्टिंक्टिव होते हैं. सिम्टम्स ऑन यंग succulent fruits first appears as numerous small circular and reddish spots. Spots then enlarge, become sunken and produce lesions with grey centers and round on angular edges. Dark reddish brown to violet black margins eventually surrounded the lesions. डार्क रेडिश ब्राउन के जो और वाइट वायलेट ब्लैक मार्जिन्स होते हैं वो लीजन्स को बनाते हैं सराउंडिंग में. लीजन्स में कॉलेस causing a blighting or killing of the shoot. A slightly raised area may form around the ears of lesions. Infected areas may crack, causing shoots to become brittle. Now the next slide is infected area may crack, causing shoots to become brittle. Anthracnose lesions on shoots may be confused with hail injury. However, unlike hail damage, the edges of the mounds caused by the anthracnose fungus are raised and black. In addition, hail damage generally appears on only one side of the shoot, whereas anthracnose is more generally distributed. Anthracnose on petals appears similar to that on the shoots. Leaf spots are often numerous and develop in a similar manner to those on shoots. Eventually, they become circular with grey centers and brown to black margins with round or angular edges. The necrotic center of the lesion often drops out, creating a short hole appearance. Next slide is young leaves are more susceptible to infection than older leaves. When beans are affected, especially on young leaves, the lesions prevent normal development, resulting in malformation or complete drying or burning of the leaf. Lesions may cover the entire leaf blade or appear mainly along the leaves. ये एक डायग्राम है जिसमें आपको बताया गया है कि उसमें साइड से पेचेस आते थे, ठीक है, और वो पेचेस पहले येलो येलो कलर के हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर बीच में लीव्स के पेचेस हैं राउंड राउंड कलर के, और जो कि शुरुआत में ही गेरुई कलर के हैं, ठीक है, शुरुआत में गेरू कलर के हैं, और साइड में जो पत्ती है पूरी डैमेज एकदम किनारे से, जिसमें लाल कलर के गेरुई निशान बने हुए हैं.
Now the next slide is on berries, small reddish circular spots initially develop. The spots then enlarge to an average diameter of 1/4 inch and may become slightly sunken. The centers of the spot turn whitish grey and are surrounded by narrow reddish brown to black margins. This typical symptom on fruit often resembles a bird's eye. ये typical symptom कभी कभी bird's eye के रूप में भी हो जाता है. And the disease has been called bird's eye rot. इस तरीके की disease को bird's eye rot कहा जाता है. Acerbulae, fungal fruiting structures, eventually develop into lesions. A pinkish mass of fungal spores, conidia, excludes from these structures during prolonged bad weather. Lesions may extend into the pulp and cause the fruit to crack. Lesions on the rashes and pedicels appear similar to those on shoots. Clusters are susceptible to infection before flowering and until virescence. Next slide is causal organism. Anthracnose of grape is caused by the fungus Aleznoi amplina. The fungus overwinters in the vineyards as Sclerotia, fungal survival structures on infected shoots. In the spring, Sclerotia on infected shoots germinate to produce abundant spores, conidia, when they are baked for 24 hours or more and the temperature is above 36 degrees. Above 36 degrees. As conidia are spread by splashing rents to new growing tissues and are not carried by wind alone. Another type of spores called an ascospore is produced within sexual fruiting bodies and may also form on infected canes and berries left on the ground or in the trellis from the previous year. The importance of ascospores in disease development is not clearly understood. जो इम्पोर्टेंस है एस्कोस्पोर्स की डिजीज के डेवलपमेंट में वो पूरी तरीके से समझ नहीं आती. नेक्स्ट स्लाइड इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. इस तरीके से सिम्टम्स दिखाई देते हैं ग्राफ में. जो बेरीज हैं उनमें देखो किस तरीके से धब्बे पड़ रहे हैं और ये धब्बे ब्लैकिश के साथ साथ हल्के रेडिश कलर के होते हैं. बीच में जो राउंड राउंड दिख रहा है वो हल्का सा रेडिश है और साइड में उसके बिल्कुल काले कलर का धब्बा है. डिजीज मैनेजमेंट. सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Prune out and destroy, remove from the vineyard diseased plant parts during the dormant season. This includes infected shoots, cluster stems and berries. This should reduce the amount of primary inoculum from the disease in the vineyard. Canopy management can aid in disease control. Any practice that opens the canopy to improve air circulation and reduce drying time of susceptible tissue is beneficial for the disease control. These practices include selection of the proper draining system, shoot positioning, and leaf removal. Next slide is eliminate wild grapes near the vineyard. The disease can infect wild grapes, and infected wild grapes have been observed near diseased vineyards. Ohio. Wild grapes provide an excellent places for the disease to develop and serve as a reservoir for the disease. It is probably impossible to eradicate wild grapes from the woods, but serious efforts should be made to at least remove them from the fence rows and as far away from the vineyard as possible. Remember
The spores are spread over relatively short distances by splashing rains and should not be able to move over long distances by wind into the vineyard. Fungicide use. Where the disease is established, especially in a commercial vineyard, the use of fungicide is recommended. Fungicide recommendation from anthracnose control consists of a dormant application of liquid lime, sulfur in early spring, followed by applications of foliar fungicides during the growing seasons. Now, thank you.